गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति में हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। ठीक है, एक बार हम पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्रांस में 1774 ईस्वी में एक राजा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम लुई 16वां होता है। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठता है तो उसका खजाना खाली होता है और ऊपर से उस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज होता है। ठीक है, हमने ये भी जान लिया था कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से होती है। ठीक है, तो दरबार का खजाना खाली था। ठीक है, दरबार को चलाने के लिए, उसकी शान शौकत के लिए खजाने की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। राजा एकदम से कंगाल था, उसका खजाना खाली था। अब भाई खजाना खाली था तो वो टैक्स लगाएगा, कर लगाएगा। तो उसने क्या किया, जनता पर टैक्स लगाया, कर लगाया। तो जनता जो थी, हम जानते हैं वहाँ पर 3 स्टेट थे, 3 वर्ग थे। तो जो सबसे निचला स्टेट था, तृतीय स्टेट था, वही क्या करता था, कर देता था, टैक्स देता था। मगर वो निचला स्टेट जो सबसे निम्न स्टेट था, वो क्या था, गरीब भी तो था, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसको टैक्स देने की उसके पास इतने धन थे नहीं कि वो टैक्स दे। ठीक है, उसके उस पर क्या था, महंगाई खूब बढ़ी हुई थी। उसके पास पर, जनता के पास पाव रोटी खरीदने भर के पैसे नहीं थे कि वो राजा के टैक्स को चुकाए कि पाव रोटी खरीदे। साथ ही जो क्या था, ऊपर के जो 2 वर्ग और थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, वो भी क्या करते थे, तीसरे स्टेट पर अत्याचार करते थे। पादरी जो प्रथम स्टेट का व्यक्ति था, ठीक है, वर्ग था, तो वो भी क्या करता था, तृतीय स्टेट पर कर लगाता था, जिसको हम क्या कहते थे, टाइप कहते थे। ठीक है, इसके अलावा तृतीय स्टेट राजा को भी कर देता था, प्रत्यक्ष कर, वो क्या होता था, टाइल होता था। तो ये कुल मिलाकर तृतीय स्टेट क्या था, बहुत ही परेशान था। ठीक है, राजा से भी परेशान था और जो उसके ऊपर के लोग थे, ठीक है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना समाज में, एक बहुत अमीर होता है, ठीक है, एक गरीब होता है। तो ऐसे ही तृतीय स्टेट के लोग क्या थे, गरीब थे, और ऊपर के लोग जो थे कुलीन अमीर, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे जो अमीर थे। ठीक है, राजा के दरबार में अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी करते थे, या बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ही जमीनें थी। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वर्ग था, पादरी वर्ग, वो क्या करता था, वो चर्चों में के कार्य करता था, वहां पर उनकी प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। ठीक है, तो 2 वर्ग तो मस्त में थे और जो तीसरा वर्ग था वही बहुत ज्यादा परेशान था। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे भाई तीसरे स्टेट की में से जो कुछ लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, लिखने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा वो व्यापार करने लगते हैं, धन इकट्ठा करने लगते हैं। तो वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा धनी, कुलीन जैसे धनी नहीं है, मगर हाँ, जो गरीबों में भी थोड़ा सा क्या हो गए हैं, धनी हो गए हैं। ठीक है, पढ़ लिख गए हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, विचार करते हैं, बड़े बड़े जो विचारक हैं उनकी बातों को पढ़ते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, किताबों को पढ़ते हैं। तो तीसरे स्टेट में ही एक वर्ग ऐसा बनने लगा था, इसका नाम हमने क्या रखा, मध्य वर्ग। ये कौन सा वर्ग था, मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग था बड़ा जागरूक, वो देखता था कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राजा के कार्य गलत हैं और हमें हमारी जनता के साथ, हमारे ही भाइयों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है।
किताबों में रूसो ने, वाल्टेयर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अब इसने जनता को क्या करना चालू कर दिया, एकजुट करना चालू कर दिया। कहा कि भाई राजा अगर गलती करता है तो हमें क्या करना है, राजा के विरुद्ध आवाज उठानी है। ठीक है, हमने ये एक कहानी जान ली थी कि नहीं? हाँ। अब क्या होता है, राजा भाई उसका खजाना खाली था तो क्या करता था, टैक्स भरना था उसको। तो उसने कौन सी सभा बुलाई थी? हाँ, स्टेटस जनरल की सभा बुलाई थी। कब? 5 मई 1789 ईस्वी को। 5 मई 1789 ईस्वी को उसने स्टेटस जनरल की सभा बुलाई। स्टेटस जनरल की सभा में कौन कौन लोग आए? प्रथम स्टेट्स के भी आए, द्वितीय स्टेट्स के भी आए और तृतीय स्टेट के आए। मगर वहां तृतीय स्टेट्स के लोगों की बातों को नहीं माना गया, इसलिए तृतीय स्टेट क्या होता है, वहां से नाराज होकर चला जाता है। अब नाराज होकर चला जाता है तो इसके बाद वो क्या करते हैं, 20 जून को, कब? 20 जून 1789 को वो इंडोर टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा होते हैं। किनके नेतृत्व में? मैक्समिलियन और रोबेस्पियर के नहीं, मैक्समिलियन रोबेस्पियर नहीं, आबेसिये और मिराबेयो और आबेसिये। मिराबेयो और आबेसिये एक कुलीन वर्ग का था और दूसरा पादरी वर्ग का था। तो मिराबेयो और आबेसिये के नेतृत्व में वहां पर एकत्रित होते हैं और क्या बना लेते हैं अपने आप को, नेशनल असेंबली। क्या बना लेते हैं? नेशनल असेंबली बना लेते हैं और घोषणा करते हैं, शपथ लेते हैं कि ये नेशनल असेंबली तब तक भंग नहीं होगी जब तक हम एक संविधान नहीं बना लेते हैं। और वो संविधान कैसा होगा, जो राजा पर अंकुश लगाएगा। फिर क्या होता है, वहां पर संविधान की रचना होती है और फ्रांस 1791 ईस्वी में क्या बन जाता है, संवैधानिक राजतंत्र। हमने ये पढ़ लिया था जी सर। हाँ, फिर फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है। हमने फिर देखा कि इस संवैधानिक राजतंत्र में जो तीसरे स्टेट के ही लोग थे, उनको लगा कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं है। जो वोट करते हैं वो क्या है, कुछ अमीर लोग ही तो वोट करते हैं जो सक्रिय नागरिक है। हम तो क्या है, निष्क्रिय नागरिक अभी बने हुए हैं। हमें तो वोट करने का अधिकार ही नहीं, हम वोट दे ही नहीं सकते, हमारे पास संपत्ति ही नहीं है। उनके अंदर और खलबलाहट मचने लगी कि नहीं यार, इस संवैधानिक राजतंत्र ने हमें क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या होने लगा कि जो बहुत गरीब थे तीसरे स्टेट्स में लोग, जो जूता बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, नौकरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वो क्या होने लगे, एक जगह पर एकत्रित होने लगे। उन्होंने एक क्लब बना लिया जिसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब था। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब था। अब जैकोबिन क्लब का नेता कौन बनता है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अब वो इसका नेता बनता है और कहता है कि आप लोग हमारे साथ एकत्र हो और हम इस राजा को गद्दी से हटाएंगे। इन कुलीन तंत्रों की जो सरकार है इसको क्या करेंगे, गद्दी से हटाएंगे। सरकार गरीब की बनेगी, ठीक है, गद्दी पर राजा का अधिकार नहीं होगा। जनता, जो गरीब जनता है, तीसरे वर्ग के स्टेट के लोग हैं, इनका अधिकार होगा। इसने 10 अगस्त को क्या करता है, एक पेरिस में कहता है, 10 अगस्त 1792 को क्या कहता है, पेरिस में एक हिंसक विद्रोह करता है और राजा का महल ट्यूलेरिया होता है, वहां पर धावा बोल देता है। जैकोबिन के सभी सदस्य वहां पर पहुंचते हैं और धावा बोल देते हैं। राजा गद्दी छोड़कर भागने लगता है। राजा के जितने रक्षक थे वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, राजा गद्दी छोड़ने भागने लगता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। अंततः फिर जब जैकोबिन क्लब या जैकोबिन के लोगों के पास सत्ता आती है, वो कहते हैं कि अब जो 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है उसके पास संपत्ति है या
नहीं है। वो क्या करेगा? वोट डालेगा और अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनेगा। ठीक है, उन्होंने ये बदलाव कर दिया। दूसरा बदलाव क्या किया? जो नेशनल असेंबली था उसका नाम क्या कर दिया? अब कन्वेंशन कर दिया। क्या कर दिया? कन्वेंशन उसका नाम कर दिया। ठीक है, अब क्या होती है? जैकोबिन क्लब की क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। उसका सरकार का नेता कौन बनता है? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब ये इतना संकालू भी व्यक्ति था और दूसरा इतना एक तरीके से गणतंत्र के लिए पक्षधर था कि अगर अब इसकी कोई भी आलोचना करता था उसको क्या कर देता था? मार देता। कहाँ मारता था? कौन सा यंत्र था वो? गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन नामक यंत्र पर क्या कर देता था? सर धड़ से अलग कर देता। गिलोटिन यंत्र कैसा था? हमने बताया था, इस तरीके दो खंबे थे। ठीक है, और ऐसे एक क्या लगा था? बहुत बड़ा सा धार वाली एक तलवार कह सकते हैं, गड़ासा कह सकते हैं, लगा था। ठीक है, और यहां पर उसका सर रखा जाता था और इसको छोड़ दिया जाता। खट से ये गिरता था और उसकी सर धड़ से अलग हो जाता। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो सरकार थी, कब से कब तक थी? 1793 से 1794 तक की जो सरकार थी, उसको इन्हीं वजहों से, इन्हीं कारणों से उस सरकार का नाम क्या रखा गया था? आतंक का राज। क्या रखा गया था? आतंक का राज। क्यों रखा गया बच्चों? जान कर पाए आप सब? क्यों रखा गया था आतंक? क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इतना मतलब जो है लोगों के प्रति जो गणतंत्र के विरोधी थे या उसके आलोचक थे, उनसे प्रति इतना वो डर गया था कि वो जो भी उसको मिलता था, जो सरकार की आलोचना करता था, तुरंत उसको यही सजा दे दी जाती थी। अब उसके समर्थक जैकोबिन क्लब के सदस्य लोग भी क्या होने लगे? डरने लगे। कहीं ऐसा ना हो कहीं हमारे मुख से जो है राजा के ये मैक्सिमिलियन हमारे नेता के विरुद्ध कोई बात निकल ना जाए। अब वो लोग भी बड़ा डरे रहने लगे, सहमे रहने लगे। पूरी जनता अब सहमी रहने लगी। इसीलिए इस युग को, इस वर्ष को क्या कहते हैं? आतंक का राज। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब आतंक के राज से भी लोग क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। इसके बाद फ्रांस में कौन सी व्यवस्था आती है? डायरेक्टरी शासन आता है। कौन सी शासन आता है? हाँ, डायरेक्टरी शासन आता है। डायरेक्टरी शासन में हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि एक बार फिर से संविधान बदल दिया जाता है और जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कहा था कि अब संपत्ति जिनके पास है या नहीं है सभी वोट कर सकते हैं। अब संविधान फिर बदलकर क्या कर दिया जाता है कि फिर से कहा जाता है कि जो संपत्तिवान लोग हैं वही क्या करेंगे? वोट डालेंगे। और अब क्या होगा? 2 चुनी विधान परिषदें होंगी और उन विधान परिषदों से ही 5 सदस्य होंगे जो क्या करेंगे? कार्यपालिका का कार्य करेंगे, शासन का कार्य करेंगे। उन्हीं 5 सदस्यों को क्या कहा जाता था? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का शासन कहा जाता था। अब क्या हुआ? जो डायरेक्टरी के लोग थे वो कभी अपनी बात कहते थे तो विधान परिषद में के सदस्य लोग उस बात से सहमति नहीं रखते थे। कभी विधान परिषद के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया तो डायरेक्टरी के लोग उससे सहमत नहीं होते थे। इसलिए डायरेक्टरी और विधान परिषद दोनों में क्या होने लगा? टकराव होने लगा, झगड़ा लड़ाई होने लगा। इस तरीके से फ्रांस में उस समय जो डायरेक्टरी का शासन था उस काल में क्या हो गई? राजनीतिक अस्थिरता। क्या आ गई? राजनीतिक अस्थिरता आ गई। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब कोई शासन निश्चित समय तक के लिए नहीं हो पाता था। कभी कोई शासन का नेतृत्व करता था, कभी कोई शासन का नेतृत्व करता था। हम लोगों ने यहां तक जान लिया था। फिर इस राजनीतिक अस्थिरता की बदौलत क्या वहां पर आता है?
इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां पर कौन सा शासन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट कौन होता है? एक सैनिक तानाशाह। क्या होता है? सैनिक तानाशाह आता है। फिर उसके बाद 1804 से 1815 तक फ्रांस में किसका शासन रहता है? नेपोलियन बोनापार्ट का शासन रहता है। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक जान लिया था। ठीक है, क्या जान लिया हम लोगों ने? पहले 1774 ईस्वी में क्या था? 1789 ईस्वी तक 1774 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठा? लुई सोलवा बैठा। 1789 ईस्वी में क्या हो जाती है? फ्रांस की क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रांस की क्रांति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? 1791 में फ्रांस में क्या आ जाता है? संवैधानिक राजतंत्र। क्या आ जाता है? संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। और फिर 1793-94 में क्या आता है? 1793-94 में क्या आता है? आतंक का राज आता है। क्या आता है? आतंक का राज आता है। और फिर 1794 के बाद क्या आता है? डायरेक्टरी का शासन। क्या आता है? डायरेक्टरी का शासन। और डायरेक्टरी के शासन के बाद क्या आता है? नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यहां तक क्लियर हर बात को समझ लिया था कायदे से। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? देखो, हमने एक चीज जाना था कि फ्रांस में जो भी संविधान आए, जिनको भी वोट देने का अधिकार मिला, क्या उनमें महिलाओं के लिए कोई बात कही जाती थी? बताओ, कही जाती थी? क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? दिया गया था? नहीं दिया गया था। महिलाओं के लिए कोई अधिकार की बात कही नहीं जा रही थी। ना तो उनको वोट देने का अधिकार होता था। एक संविधान में जब आया था अधिकार घोषणा पत्र, तो उसका टाइटल क्या था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। उसमें महिलाओं के बारे में कहा गया था? पुरुष के बारे में बात रखी गई थी। ठीक है, तो महिलाओं के बारे में कोई बात संविधान में कही नहीं गई थी। उनको दोयम दर्जे का नागरिक रखा जाता था। ठीक है, वो वोट नहीं दे सकते थे। वो कैसे थे? जो वोट नहीं देते थे उनको कैसा नागरिक माना जाता था? निष्क्रिय नागरिक माना जाता था। कैसा? निष्क्रिय नागरिक माना जाता था। तो महिलाएं क्या थी? एक तरीके से निष्क्रिय नागरिक थे। मगर क्या आप ये सोचते होंगे कि महिलाओं ने तो फिर क्रांति में भाग ही नहीं लिया होगा? सोचते हैं? महिलाएं क्या घर ही में बैठी रहती थी? घर के कार्य करती रहती थी? किसी महिला ने क्या क्रांति में भाग नहीं लिया था? महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। और क्रांति में भाग लेने के कारण एक फ्रांसीसी महिला ओलेम द गूज को क्या हो गई थी? फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ही उसको फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है, अभी हम लोग आगे जानते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो महिलाएं जो थी, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, वो जो परिवर्तन हो रहा था, उसके लिए वो महिलाओं ने भी भाग लेना प्रारंभ किया, भाग लिया। उनको लगने लगा कि अगर हम परिवर्तन में भाग लेंगे, ठीक है, अगर हम सहयोग करेंगे, तो उसके बाद जब ऐसी सरकार आएगी, क्रांतिकारी सरकार आएगी, तो हमारे अधिकारों के बारे में वो क्या करेगी? बात करेगी। ठीक है, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मगर क्या सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? नहीं। देखो, जो हमने जाना कि जो तीसरे वर्ग की महिलाएं थी, ठीक है, तीसरे वर्ग की महिलाओं, तीसरे वर्ग में आप तीसरे स्टेटस में आप देखते हैं कि उसमें कैसे लोग थे? गरीब लोग थे ना। अधिकांश लोग कैसे थे? गरीब लोग थे। तो गरीब लोगों को क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले अपना भोजन होना चाहिए। ठीक है,
अपने लिए जो है खाने की हर सामग्री उपस्थित होनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो गरीब वर्ग को सबसे पहले अपने भोजन की आवश्यकता होती। वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो किसी क्रांति के बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। तो गरीब वर्ग की महिलाओं को तो अधिकांश क्या करती थी, वो महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए वो क्या करती थी, सिलाई का काम करती थी, कढ़ाई का काम करती थी, ठीक है, दूसरे के घरों में नौकरी का कार्य करती थी। हाँ, यही सब कार्य वो बेचारी महिलाएं करती थी, ठीक है। उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, ना ही वो क्रांति के विषय में बहुत ज्यादा सोच पा रही थी। जो तीसरे वर्ग में जो धनी लोग थे, अब पढ़ लिख गए थे, धनी लोग थे, वो अपनी बच्चियों को क्या करते थे, पढ़ाते थे, ठीक है, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे। इसके अलावा जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी अपनी बच्चियों को क्या करते थे, पढ़ाते थे। मगर वो पढ़ लिख कर क्या करती थी, फिर उनका विवाह कर दिया जाता था और फिर उसके बाद फिर अपने घरेलू कार्यों में वो व्यस्त हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा उनके अंतर्गत उनको बहुत ज्यादा नहीं अधिकार मिला था। मगर महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद अब क्या कर लिया था, राजनीतिक बहस करना शुरू कर दिया था। उनको लगा था कि भाई हमको भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए, हमें क्यों निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, हम भी तो एक नागरिक है इस देश के, हमें भी तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके की अब बहसें महिलाओं ने करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी क्या कर लिया, अपने अपने छोटे ग्रुप बना लिए, क्लब बना लिए, वहां पर इकट्ठा होकर इस तरीके की बहसें करने लगी, इस तरीके की चर्चा करने लगी। तो लगभग उन्होंने 60 क्लब बना लिए थे। कितने? 60 क्लब उन्होंने बना लिए थे, ठीक है। उसमें से एक महत्वपूर्ण क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये सबसे मशहूर क्लब था। ये क्लब क्या करते थे, आपस में बैठ के, सिर्फ महिलाओं के लोग, इसमें महिलाएं आती थी, महिलाएं आपस में चर्चा करती थी, कहती थी भाई हमारी भी मांगे रखी जाएं, हमें भी उतने अधिकार दिया जाए जितने पुरुषों के अधिकार है, हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए जैसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। इस तरीके की बहसें होने लगी। मगर इनके अधिकारों को अभी जो है बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार आई थी 1793 से 1794 ईस्वी में, उसने इनके सुधारों के लिए कुछ कार्य किया। उसने क्या किया, अब विद्यालय खुलवाए, जगह जगह विद्यालय खुलवाए, उसमें महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी, ठीक है। इनके लिए और बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। महिलाओं को, अब जो लड़कियों को अपने, ये नहीं था अपने पिता की मर्जी के अनुसार ही विवाह करना होता था, नहीं, अब विवाह उनकी मर्जी है, ठीक है। और इसको नागरिकों के अधिकारों में इसको घोषणा की गई। इस तरीके से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए इनके लिए। महिलाएं अब क्या कर सकती थी, व्यवसायिक प्रशिक्षण ग्रहण कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। इतने अधिकार तो इनको किसने दे दिया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार ने के समय इनको इतने अधिकार मिल गए थे। मगर अभी भी ये अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अभी भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। इसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई की, ठीक है, बहुत संघर्ष किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने संघर्ष किया, पूरे विश्व में संघर्ष हुआ। कहा भाई समान कार्य के लिए हमें समान वेतन चाहिए, हमें वोट देने का अधिकार चाहिए, हमें भी सक्रिय नागरिक बनना है। अंततः जो है फ्रांस में इनको वोट देने का अधिकार कब मिलता है, वोट देने का अधिकार कब मिलता है, 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का, मताधिकार देने का अधिकार मिलता है, ठीक है। ये तारीख याद करना, आपका प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1946 ईस्वी में। अब देखो ये महिला जो है कौन है, ओलेम्प द गूज। कौन थे ये, ओलेम्प द गूज। ये क्रांतिकारी महिला थी, इसने जो है फ्रांस की क्रांति में
भाग लिया था और इसने अपने अधिकारों की बात कही थी। कहा था कि हमको भी क्या मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसका जन्म 1748 ईस्वी में हुआ था और 1793 ईस्वी में जब फ्रांस में किसकी सरकार थी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इसने क्या किया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार के विरुद्ध बात कर दी कि नहीं, हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हमारे भी अधिकार होने चाहिए। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ किसकी, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात करती हूँ। जैसे पुरुषों को स्वतंत्र हैं, वैसे हम भी क्या हैं, स्वतंत्र हैं, हमें भी वो सभी अधिकार मिलना चाहिए। और इसने क्या कर दिया, जो रोबेस्पियर की सरकार थी उसके विरुद्ध बातें करना प्रारंभ कर दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर क्या हुआ, इससे क्रुद्ध होता है और इसको फांसी की सजा पर चढ़ा देता है। कब, 1793 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, जो ओलेम्प द गूज था, कौन थी, ओलेम्प द गूज, इसको जो है क्रांतिकारी महिला थी, इसको जो है फांसी की सजा पर चढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जाना कि फ्रांस में महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया था। ठीक है, अगर आप कोई प्रश्न आपसे पूछता है क्या फ्रांस में महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया था, क्या जवाब रहेगा, हाँ, फ्रांस में महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया था। उसमें एक महिला थी, क्या नाम था उसका, ओलेम्प द गूज, जिसने अपने अधिकारों की बात की थी, जिसने अपने मताधिकार की बात की थी। इसलिए आतंक का राज जब शासनकाल था 1793-94 में, उस समय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने उसको फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, बात समझ में आई, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, ओलेम्प द गूज घोषणा पत्र में उल्लिखित मूलभूत अधिकार क्या है। इसने भी अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें कहा था कि औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। ये नहीं पुरुष को वोट डालने का अधिकार और हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, पुरुष को बाहर जाने का अधिकार और हमको बाहर जाने का अधिकार नहीं है। जो अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार महिला को है। स्त्री और पुरुष क्या है, समान है, बराबर है, इसकी बात इसने की थी। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है और ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है, तो ये ओलेम्प द गूज ने कुछ मूलभूत अधिकारों की बात कही थी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखो महिलाएं, एक ये आपका फोटो है बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं। जब हम बेकरी क्या होता था, जहां पर पाव मिलता था, पाव रोटी मिलती थी। ठीक है, बिस्किट बनते हैं जहां पर, वहां से फ्रांस में लोग क्या खाते थे, पाव ही तो खाते थे, रोटी की जगह क्या खाते थे, पाव खाते थे। पाव कहाँ बनते थे, बेकरी की दुकानों पर बनते थे। तो ये बेकरी की दुकान पर पाव लेने के लिए कतारों में, लंबी लंबी कतारों, लाइनों में लगी हैं महिलाएं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दास प्रथा, दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दास प्रथा का, दास क्या होता है, दास क्या होता है, दास मीन्स क्या होगा, जैसे किसी का गुलाम। गुलाम। ठीक है, क्या होता है, गुलाम समझते हो सब लोग, हमने गुलाम बना लिया है। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, हम जैसा कहेंगे वैसा आप कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, दास मीन्स गुलाम। अब फ्रांस में क्या था, उस समय दास प्रथा बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत बहुत ज्यादा। क्यों हो रही थी, अभी हमने आपको बताया, अभी जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेशों में जैकोबिन दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में एक था। ठीक है, जैकोबिन शासन ने सुधार भी किए, ऐसा नहीं कि उसको आतंक का राज, हाँ उसने कुछ
ऐसे कार्य, हिंसक कार्य किए जिसकी वजह से उसको आतंक का राज भी कहा जाता, मगर उसके शासनकाल में कुछ सुधार भी हुए। उसने दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाटलोप और सैन डोमिंगो, ठीक है, ये कैरेबियाई देश कौन थे? अब हम आपको बताते हैं कैरेबियाई देश कौन कौन थे। हाँ, ये मैप देख रहे हो आप? ये मैप देख रहे हो? तो ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है? ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका। आप यहां पर ये देश देख रहे हो, ये क्यूबा, ये वाला देश, ये देख रहे हो? छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। देखो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बहुत छोटे 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 द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, द्वीप हैं। क्यूबा हो गया, बहामास हो गया, हैती हो गया, ठीक है, जमैका हो गया, ये बहुत छोटे छोटे। इन देशों को क्या कहा जाता है? कैरेबियाई देश। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैरेबियाई देश कहा जाता है। आपने कभी क्रिकेट कोई खेलता है, जानता है, देखता है? क्रिकेट में कोई एक वेस्ट इंडीज टीम का नाम सुने हो कि वेस्ट इंडीज टीम है? नाम सुने हो? तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इन छोटे छोटे तमाम देशों से मिलकर वहां की एक टीम बनी है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, ठीक है, तमाम देश है, ठीक है, छोटे छोटे। तो हमने आपको अभी ये क्यों बताया? क्योंकि तब यहाँ फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस के क्या थे? फ्रांस के ये उपनिवेश थे, गुलाम थे। ये देश क्या थे? गुलाम थे, ठीक है, फ्रांस के क्या थे? गुलाम थे। फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा जमा रखा था, ठीक है, यहाँ पर कब्जा जमा रखा था। यहाँ पर बहुत अच्छी उर्वरा थी, यहाँ पर तंबाकू की खेती, काफी की खेती और तमाम चीनी की खेती, तमाम मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छी खेती होती थी। और यहाँ से जो उपज होती थी ये क्या कहाँ ले जाते थे? अपने देश में लेके जाते थे। अब यहाँ काम कौन करेगा? इन देशों में काम कौन करेगा? मजदूर काम करेगा। मजदूर वेतन पर आने के लिए सहमत होगा, क्योंकि भाई बहुत लंबी समुद्र से यात्रा करनी पड़ती थी, दूसरे देश में आना पड़ता था, दूसरे तरीके की जलवायु रहती थी, वहां पर कैसे वहां पर रहते थे? तो ऐसे कोई मजदूर आएगा? आपसे कहा गया 100 रुपया लो, 200 रुपया लो, चलो आप जो है दूसरे देश में काम करने चलोगे? नहीं। आप अपना घर बार छोड़ के जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये क्या करते थे? फ्रांस के लोग जो है यहाँ पर अफ्रीका आते थे, ठीक है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ से लोगों को क्या कर जाते थे? पकड़ते थे, दास बनाते थे, खरीदते थे लोगों को, ठीक है, लोगों को खरीदते थे और ये अपने जहाजों पर बैठाकर कहाँ ले जाते थे? इन देशों में काम कराने ले जाते थे, ठीक है, कि आप हमारे इन देशों में काम करो, ठीक है। तो दास का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता था, ना उसको वेतन मिलता था। एक बार जैसे हमने किसी को खरीद लिया, अब हम उसको चाहे जैसा काम करवाएं, हमने उसको काम करवाना है, ठीक है। बहुत ही उसकी स्थिति खराब थी, बस खाना कितना मिलता था कि वो जीता रहे और काम करता रहे। उसको घर से उसके अलग कर दिया जाता था, ना उसको वेतन देना है, पैसा देना है, बस काम कराना है, कैसे मशीन की तरह काम। बहुत से बेचारे काम करते करते क्या हो जाते थे? मर जाते थे, क्योंकि शरीर धीरे धीरे उनका कमजोर हो जाता था। बड़ी ही विकट स्थिति थी। बात आपको समझ में आई? फ्रांस के लोगों को, फ्रांस कहाँ? यहाँ पर ये उनके उपनिवेश थे, ठीक है, यहाँ पर काम करने के लिए वो अफ्रीका से या अन्य देशों से दासों को खरीद कर लेकर आते थे, यहाँ काम कराते थे। तो दास प्रथा आपको अच्छी लगती थी? अच्छी लगेगी? किसी को दास प्रथा अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही फ्रांस में फिर जो है उस जैकोबिन की सरकार ने इस दास प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। दास प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था।
तो एक बात ये समझ में आ गई आपको, कैरेबियाई देश कहाँ है आपको पता चल गया। एक और नई चीज पता चली, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई देश है? नहीं देश है। ये तमाम कैरेबियाई जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य जो है अटलांटिक महासागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत छोटे, आप मैप में सही से देख भी नहीं पा रहे हो। देखो ये बहुत छोटा द्वीप, ऐसे ऐसे बिंदी 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 आकार के, कहीं पर जो है 10 लाख जनसंख्या, कहीं पर 50,000 जनसंख्या। आपके एक गांव बल्लीपुर से भी छोटे छोटे देश हैं, समझ लो, आपके गांव से भी छोटे छोटे देश हैं, समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये देश हैं छोटे छोटे, इनको मिलाकर क्या बना है एक देश जो एक साथ खेल खेलते हैं, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज बना। यहीं पर लोग पुराने समय में दास बनाकर लेकर आते थे, हमारे भारत से भी गए हैं। ठीक है, वो हम लोग अगले किसी चैप्टर में अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर फिर से आते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। तो हमने जान लिया कि दास क्या होते थे, दासों को कहां काम पर ले जाया जाता था। ठीक है, दासों की जिंदगी कितनी खराब होती थी, दयनीय होती थी। इस दासों की जो जिंदगी थी, इनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे थे, इसका उन्मूलन किसने किया था? जैकोबिन सरकार ने किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो जो हमने आपको बताया, देखो वही है कि अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब हुआ? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, वहां पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास क्या करते थे? खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। हमने बताया ना आपको, अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो ये यहां से लेकर आते थे, यहां से, ये फ्रांस है ना, यहां पर ये आते थे अफ्रीका, यहां से दास खरीदते थे। ठीक है, यहां से दास खरीदते थे और फिर यहां से इनको समुद्र, ये अटलांटिक महासागर है, जहाजों में ठूस दिया जाता था, उनको दाग दिया जाता, हथकड़ियां पहनाकर इनको यहां भेजा जाता था इन देशों में काम करने के लिए, यहां पर काम करने के लिए इनको भेजा जाता था। बहुत ही इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, बहुत इनकी दशा बड़ी दयनीय थी। ठीक है, दास श्रम के बल पर यूरोप बाजारों में चीनी, काफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ और बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। अब 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का बहुत ही पुरजोर से विरोध होने लगता है और जैकोबिन की सरकार ने इसको क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है, कानून पारित करती है और इसको बंद कर देती है। मगर नेपोलियन ने क्या किया? जब नेपोलियन का उदय होता है, फिर से वो दास प्रथा को क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, चालू कर देता है। और अंततः में दास प्रथा कब उन्मूलित होती है, कब समाप्त होती है? 1848 में। 1848 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, दास प्रथा समाप्त कर दी जाती है। प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, दास प्रथा कब समाप्त हुई या दास प्रथा का कब उन्मूलन हुआ? तो कब? 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे आपने जान लिया दास क्या होते थे, ठीक है, गुलाम क्या होते थे, फ्रांस उनको कहां से खरीदता था और कहां लेकर जाता था। ठीक है, पता चल गया। फिर इनको भाई क्यों समाप्त किया गया, दास प्रथा को क्यों समाप्त किया गया? आप जानते हैं उनकी स्थिति बहुत ही
दयनीय होती थी। कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी इंसान को गुलाम बनाकर रखें, ठीक है। फिर इस बात की विचार हुए, चर्चा हुए, और जैकोबिन सरकार ने इसको सबसे पहले क्या किया, समाप्त कर दिया। मगर नेपोलियन की जब सरकार बनी तो नेपोलियन ने फिर से क्या कर दिया, दास प्रथा चालू कर दी। मगर फिर अंत में ये दास प्रथा कब समाप्त होती है, 1848 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। क्लियर। तो आज हमने दो चीजें जानी। क्या फ्रांस में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था, लिया था। एक महिला को, कोई क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ। ओलिम्प द गूज, ओलिम्प द गूज, वेरी गुड। फिर दूसरी बात हमने क्या जानी कि दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास कौन होते थे, ठीक है, उनको कहां से खरीदा जाता था, फ्रांस के लोग उनको कहां लेकर जाते थे, उनसे क्या कराते थे, ठीक है। और फिर ये दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, पहले मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। मगर फिर इसको चालू किसने कर दिया, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फिर इसको चालू कर दिया। फिर अंत में इसको कब बंद किया गया, 1848 ईस्वी में बंद कर दिया गया। वेरी गुड। हमने इन दो बातों को जिक्र कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक ये देखो शब्द दिया हुआ है नीग्रो। क्या दिया हुआ है, नीग्रो। ये नीग्रो क्या होता था, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता था, नीग्रो कहा जाता था। यह अपमानजनक शब्द बोला जाता है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से किसी को अपमानित करने, काले लोग होते थे वो, ठीक है, तो उनको नीग्रो कहा जाता था, ठीक है। नीग्रो किसे कहते हैं, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। भाई क्रांति हो रही थी, ठीक है, और रोजाना व्यक्ति अपनी जिंदगी में उस समय कैसे सरवाइव कर रहा था, रह रहा था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या राजनीतिक लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तील के विध्वंस के बाद, आप जानते हैं कि कब बास्तील का विध्वंस हुआ था, बास्तील का किला 14 जुलाई 1789। बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण। किस पर, प्रेस पर, अखबार छापने पर, किताब छापने पर, कोई नाटक करने पर, ठीक है। ये सरकार क्यों करती है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो अखबार में लिखा जा रहा है कोई हमारे विरुद्ध तो नहीं है, जनता को भड़काने के लिए नहीं है, कोई नाटक प्रस्तुत की जाए, ऐसा तो नहीं कि सरकार की आलोचना करने के लिए दिखाई जा रही है, कोई किताब लिखी गई उसमें ऐसा तो नहीं कि राजा के विरोध में लिखी गई है। इसलिए सरकार क्या करती है, जब कोई पुस्तक लिखी जाती है, अखबार लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको एक बार पहले क्या करती है, चेक करती है, देखती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। तो 1789 की क्रांति के बाद जब राजा हटा तो सबसे पहले कानून क्या आया कि अब सेंसरशिप समाप्त हो जाएगा। कोई बेधड़क कोई बोले, कोई बेधड़क किताब लिखे, कोई बेधड़क अखबार लिखे, कुछ नहीं, अब कोई मतलब उस पर राजा कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो सेंसरशिप की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब सेंसरशिप समाप्त हो गया, ठीक है, पहला कानून ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो है एकत्रित होते हैं और अपना जो है जश्न मनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये फ्रांस की क्रांति पढ़ी, 1789 की क्रांति पढ़ी, इसका निचोड़ क्या निकलता है, क्या इसके परिणाम है।
तो सबसे पहला परिणाम क्या है इसका? सबसे पहला इसका परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें क्या मिला? स्वतंत्रता। ठीक है, जो हमें अधिकार है, समानता, ये हमें अधिकार कहां से मिले? फ्रांस की क्रांति से। पूरे हमें ही नहीं, पूरे विश्व को। इसीलिए क्रांति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समानता समानता की, भाई हम सब समान हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ करें, हम सरकार के विरुद्ध बोले या कैसे भी बोले, हम सब बातें करते हैं ऐसी ना। तो ये विचार, ये शब्द, ये कहाँ से आए? फ्रांस की क्रांति। हाँ, इसीलिए ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अनजाने में अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कितनी, मतलब अगर ये फ्रांस की क्रांति ना हुई होती तो हो सकता है कि हम शायद कितने वर्षों तक हम ऐसे ही रहते, लोग हम पर शोषण करते रहते। ठीक है, तो ये हमें समानता, स्वतंत्रता, ये अधिकार हमें कहां से मिले? फ्रांस की क्रांति से मिले। ठीक है, तो इसलिए ये पाठ हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग सारांश देखते हैं क्या है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, डायरेक्टरी शासन के बाद कौन आता है फ्रांस में? 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है। वो क्या करता है? एक सैनिक तानाशाह होता है, जो उसके पड़ोस के राज्य होते हैं उनको क्या करने लगता है? जीतने लगता है। ठीक है, उसने अपने आप को खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ठीक है, उसने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, फिर अंत में 1815 ईस्वी में वाटरलू का एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वाटरलू का युद्ध होता है। उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। उसको कैद कर लिया जाता है, उसको एक द्वीप पर ले जाया जाता है। फिर अंत में वहां पर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, ये हमें कहां से मिले? फ्रांस की क्रांति से मिले। ठीक है, ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। ठीक है, फ्रांस से निकले, फिर यूरोप में फैले, और फिर यूरोप से पूरी दुनिया में फैलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो फ्रांस की, अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि फ्रांस की क्रांति का एक हमें महत्वपूर्ण परिणाम बताओ, क्या है? कि हमें स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुत्व, ये जनवादी अधिकार हमें कहां से मिले? फ्रांस की क्रांति से मिले। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका परिणाम है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। जो हमारे देश में जो है, एक टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति हुए, तो ये इन व्यक्तियों ने, इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने फ्रांस की क्रांति से जो है बहुत सारे विचारों से प्रेरणा ली है। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोगों का एक चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आप लोग कल राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान के विषय में आप 5-5 लाइनें लिख कर लाएंगे इनके विषय में। ठीक है, आप कहीं से खोज के लाएंगे, फिर हम इनके विषय में आपको बताते हैं। राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप एक बार फिर से पाठ को घर पे रिवाइज करना, जाके घर पे अच्छे से पढ़ना इस पाठ को, और अब नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या जाना?
एक बार फिर से हम आधा मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या जाना? फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस किस महाद्वीप का हिस्सा है? किस महाद्वीप का हिस्सा है, देश है? यूरोप का, ठीक है। हाँ, यूरोप महाद्वीप में एक देश है फ्रांस। फ्रांस में वहां पर 1789 ईस्वी में क्या होती है? क्रांति होती है। क्रांति क्यों होती है? क्रांति होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। क्रांति क्या होती? परिवर्तन, व्यवस्था में बदलाव, ठीक है। व्यवस्था में क्या होता है? बदलाव। वहां बदलाव कैसा होता है? पहले राजतंत्र होता है, तो राजा कौन होता है? लुई सोलहवां। बहुत ही निरंकुश होता है, उससे जनता से कोई मतलब नहीं होता है, जनता पर वो टैक्स लगाता रहता है, ठीक है। जनता बहुत परेशान है, उससे आजीज आ चुकी है। फिर जनता ने क्या किया? जनता ने राजा के विरुद्ध क्रांति कर दी, ठीक है। राजा को गद्दी से हटा दिया। वहां पर एक 1791 में क्या आता है? संवैधानिक राजतंत्र आता है। संवैधानिक राजतंत्र से भी लोग खुश नहीं होते, तब क्या करते हैं? वहां पर जैकोबिन क्लब की सरकार बनती है और फ्रांस में गणतंत्र आता है। क्या आता है? फ्रांस में गणतंत्र आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? जैकोबिन क्लब की सरकार के बाद डायरेक्टरी का शासन आता है। डायरेक्टरी के शासन में राजनीतिक अस्थिरता होती है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पर बैठता है और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है, मृत्यु। तो उसके बाद उसको बंदी बना लिया जाता है और एक सेंट हेलेना द्वीप है, वहां पर ले जाया जाता है। वहां पर उसकी 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हमने इतना जाना, ये क्रांति का एकदम से सीधे सीधे बात थी। आप इसको क्लियर अच्छे से समझ गए। इसमें से अलग से हमने ये जाना कि क्या क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था? लिया था। ओलंप द गूज के बारे में आप बता सकते हैं। फिर दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? ये हमने जाना, ठीक है। हमने और जाना कि भाई समाज क्रांति क्यों हो गई, तो हम जानते हैं कि फ्रांस का समाज कैसा था। समाज में समानता नहीं थी। 3 वर्ग थे, एक बहुत उच्च था, दूसरा और थोड़ा सा, तीसरा बिल्कुल नीचा था। वही बेचारे करों के बोझ से दबा हुआ था, उसमें गुस्सा भरा था और उसी गुस्से ने एक दिन क्या कर दिया? फ्रांस में पूरी व्यवस्था को बदल दिया, ठीक है। हाँ, अब उसी क्रांति की बदौलत पूरे देश, पूरे विश्व में अब राजतंत्र की समाप्ति होने लगी। अब हर जगह गणतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र की आवाज गूंजने लगी। राजाओं की धीरे धीरे क्या होने लगी? विदाई प्रारंभ। कहीं मार दिए जाते थे, कहीं क्रांति हो जाती थी और धीरे 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 सभी विश्व अब क्या हो गए? विश्व के सभी देश अब क्या हो गए? लगभग गणतंत्र। अभी भी कुछ जगह पर राजशाही है, मगर अब अधिकतर देश क्या हैं? गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, ठीक है। हमने इस फ्रांस की क्रांति का विधिवत अध्ययन किया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपके तो बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इनके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।